Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter improvement in food resources for class 9. हम कर रहे थे बात बायो फर्टिलाइजर्स की। बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके एजोस्पिरिलियम, राइजोबियम या फिर नॉस्टॉक, एनाबेना या एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? जब आप क्रॉप प्लांट्स को वाटर सप्लाई करते हैं थ्रू वेल्स, रिजर्वायर्स या कैनाल्स, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पानी सारे ही लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स के सर्वाइवल और उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आपके जो सीड्स का जर्मिनेशन होता है उसके लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, वो इरिगेशन प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है वो मॉनसून पर डिपेंडेंट रहता है। तो अगर मॉनसून आगे या पीछे हो जाता है, समय पर नहीं आता है, देर में आता है, जल्दी आता है, तो इससे क्रॉप फेलियर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रॉप्स को सही समय पर पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें अल्टरनेट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले आ जाता है वेल्स। वेल्स का मतलब हो जाता है कुएँ। कुओं से हम ग्राउंड वाटर खींचते हैं। अब ये आपके डग वेल्स भी हो सकते हैं या ट्यूब वेल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैनाल सिस्टम, जो एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट आ जाता है रिवर लिफ्ट सिस्टम और नेक्स्ट आ जाता है टैंक्स। इरिगेशन मेथड्स की बात करें तो दो तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है ड्रिप इरिगेशन आपका, एक हो जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है जहाँ पर पानी की कमी होती है या जहाँ पर सैंडी लैंड होता है। ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो इसमें वाटर लॉस कम होता है और इवापोरेशन मिनिमाइज हो जाता है, तो और रूट्स को प्रॉपरली पानी सप्लाई होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके क्रॉपिंग पैटर्न्स। एक हो जाता है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, दो या ज़्यादा तरह के क्रॉप्स एक ही पीस ऑफ लैंड में एक साथ ग्रो करे जाते हैं। इससे क्या होता है, क्रॉप फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं और क्रॉप्स इस तरह चूज़ किए जाते हैं कि उनके पैथोजेंस सेम ना हो, उनके पेस्ट सेम ना हो, या उनको पानी और न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो एक ही समय पर ना पड़े, जिससे उनमें आपस में कंपटीशन अवॉइड हो जाता है और उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। एग्जांपल्स की बात करें तो हो जाता है आपका वीट या ग्राम, वीट प्लस ग्राम, या फिर कॉटन प्लस ग्राउंडनट या ग्राउंडनट या ग्राम। इस तरह के क्रॉप्स को आप ग्रो कर सकते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के केस में। अब किस क्राइटेरिया से आप क्रॉप्स का सिलेक्शन करते हैं? दोनों ही क्रॉप्स का रूट पैटर्न डिफरेंट होना चाहिए, मतलब एक की गहरी रूट हो तो दूसरे की शैलो रूट्स होनी चाहिए। दोनों क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। एक क्रॉप को अगर ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो दूसरों को कम की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर एक क्रॉप टॉल है तो दूसरा छोटा होना चाहिए। दोनों का मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट होना चाहिए। अब एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, पेस्ट इन्फेस्टेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, फर्टिलिटी सॉइल की इम्प्रूव होती है, कई तरह के क्रॉप्स आप एक ही समय पर प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप फेलियर के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं और आपके क्रॉप प्लांट्स की यील्ड भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटर क्रॉपिंग। अब जो प्रोसेस होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि एक पैटर्न में ग्रो करे जाते हैं, एक ऑल्टरनेट रोज में अरेंज करे जाते हैं क्रॉप्स। तो इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं बाजरा प्लस लोबिया, वीट प्लस मस्टर्ड एक्सेट्रा। एडवांटेजेस की बात करें तो इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेज ये हैं कि आपका समय सेव होता है, आपके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और क्रॉप की आप हार्वेस्टिंग अलग अलग समय पर कर सकते हैं। सॉइल इरोजन के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं क्योंकि फील्ड खाली नहीं रहती है। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, अलग अलग क्रॉप्स को एक प्री प्लांट सक्सेशन में एक ही फील्ड में ग्रो करने को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एक ही क्रॉप आप हर साल ग्रो करते रहेंगे तो सॉइल में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, और अगर आप डिफरेंट क्रॉप्स एक ही फील्ड पर ग्रो करते हैं तो न्यूट्रिएंट डिप्लीशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब क्रॉप रोटेशन आपका 1 ईयर रोटेशन भी हो सकता है, 2 ईयर रोटेशन भी हो सकता है। 1 ईयर रोटेशन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल हो जाता है मेज, मस्टर्ड। 2 ईयर रोटेशन का एग्जांपल हो जाता है आपका मेज, पोटैटो, शुगर केन, पीस।
एडवांटेजेस की बात करें तो क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस हो जाते हैं। सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, डिजीज़ बिल्डअप नहीं होता, पेस्ट इन्फेस्टेशन नहीं होता और न्यूट्रिएंट डिप्लीशन नहीं होता है क्रॉप्स में। नेक्स्ट आ जाता है वीड्स। अब ये वीड्स क्या होते हैं? वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो आपके कल्टिवेटेड क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं और उनके साथ एयर, वाटर और सनलाइट के लिए कॉम्पीट भी करते हैं। तो इनका इरेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। मोस्ट कॉमन वीड्स की बात करें तो एक हो जाता है आपका बथुआ, हो जाता है दूब ग्रास, एक हो जाता है जैंथियम जिसको हम गोखरू भी कहते हैं, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो जो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स होता है फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड, इसको हम वीडिंग कहते हैं। वीड कंट्रोल के क्या मेथड्स होते हैं? एक हो जाता है आपका मैकेनिकल मेथड, जो आप खुरपी से उसको हटा सकते हैं। वीड्स को आप बर्निंग से भी हटा सकते हैं, प्लोइंग से भी हटा सकते हैं, या फिर फील्ड को फ्लड करके भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल मेथड्स, जिसमें आप क्रॉप रोटेशन करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो इससे भी वीड्स का इरेडिकेशन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स आप यूज़ करते हैं जिनको हम वीडिसाइड्स कहते हैं, जो वीड्स को किल करते हैं। उनको स्प्रे किया जाता है। एग्जाम्पल हो जाता है आपका MCPA, 2-मिथाइल 2-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या फिर 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या फिर ब्यूटाक्लोर, या फिर एट्राजीन। नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, किसी इंसेक्ट को आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो आपको वीड्स को कंट्रोल करती है, जैसे ग्रास कार्प हो गई, या फिर कुछ क्रॉप्स होते हैं जैसे सोयाबीन या मिलेट, तो ये वीड्स के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। या फिर हम कई बार कैटल और गोट्स को ग्रेस करने के लिए अलाउ कर देते हैं क्रॉप्स को प्लांट करने से पहले, तो इससे क्या होता है वो ऑटोमेटिकली उसको खा जाते हैं और आपके वीड्स कंट्रोल हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके इंसेक्ट पेस्ट्स। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो ये कई तरह के होते हैं। एक होते हैं बोरर्स, जो प्लांट पार्ट्स के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके शुगर केन बोरर्स, उनको हम बीबल्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं सकिंग इंसेक्ट। ये आपका सेल सेप को सक कर लेते हैं प्लांट पार्ट्स को पंक्चर करके, क्योंकि उनकी बीक्स निडल लाइक होती हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके बग्स एंड एफिड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं च्यूइंग इंसेक्ट्स, जो हर तरह का से डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप प्लांट्स को, उसको कट करेंगे, च्यू करेंगे, स्टेम और लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे अपने माउथ पार्ट से। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं कैटरपिलर्स, ग्रासहॉपर्स एंड लोकस्ट्स। तो आप उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये फंगीसाइड्स भी हो सकते हैं जो फंगस को किल करते हैं, वो इंसेक्टिसाइड्स भी हो सकते हैं जो इंसेक्ट को किल करते हैं, रोडेंटिसाइड्स होते हैं जो कि ये चूहे जैसे एनिमल्स को किल करते हैं, या नीमेटिसाइड्स होते हैं जो नीमाटोड्स को, जो कि वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको किल करते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, या फिर मालाथियोन। कुछ नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जैसे नीम है, पायरेथ्रम है। कुछ होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ इंसेक्ट, बर्ड्स या किसी ऑर्गेनिज्म को वॉलंटरली क्रॉप फील्ड में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन लेडी बर्ड्स, जो कि सिट्रस ऑर्चर्ड्स में इंट्रोड्यूस की जाती हैं USA में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।